चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौट गए। सवाल है कि क्या यही हाल इजराइल का हो गया है? जी हाँ, आप अक्सर एक चीज देखते होंगे कि यदि दो लोग लड़ रहे हैं और एक कमजोर पड़ने लगता है तो वो किसी मजबूत आदमी से जाकर कहता है कि देखिए, वो जिससे मेरी लड़ाई है ना, वो आपको भी मारना चाहता है, आपके बारे में उल्टा सीधा बतिया रहा था, गरिया रहा था। यानी जब खुद लड़ने में सक्षम नहीं होता है तो तीसरे आदमी को शामिल करने के लिए कुछ भी बोलने लगता है, दूसरे के खिलाफ भड़काने लगता है। ऐसा ही काम इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से होता हुआ दिख रहा है और बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एसेसिनेशन यानी राजनीतिक हत्या तक पहुंच गई है। जी हाँ, फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में गजब की बात नेतन्याहू ने बोला है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। नेतन्याहू के दशकों पुराने एक सपने पर भी चर्चा करेंगे। अंग्रेजी की एक पत्रिका में जबरदस्त वाला तगड़ा वाला लेख मिला है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। उधर ईरान ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है और यह भी कहा है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार न थे, मगर इजराइल न है जो हमला कर देता है। अमेरिकी मीडिया ने इजराइल की वर्तमान स्थिति को लेकर ऑन ग्राउंड से जो रिपोर्ट किया है वो चौंकाने वाला है। एकदम समझिए कि भक्तों के मोहल्ले में मातम फैला सकता है। इसके साथ ही इजराइल के कुछ ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अपनी ही जनता को जानबूझकर मरवाना चाहता है क्या? ऐसी चर्चा क्यों हो रही है और अभी तक ये युद्ध मामला कहां पहुंचा है, इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। यूं समझिए कि कुछ ही समय में पूरा मामला पलटता हुआ दिख रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके अलावा यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके साथ ही इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो YouTube पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आइए अब बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईरान और इजराइल के युद्ध का आप पर यानी आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि खबरें चल रही हैं कि कच्चे तेल की कीमतें 12% तक बढ़ गई हैं, सोना भी महंगा हो गया है और भारत में रहने वालों का हर महीने का खर्चा 1000 रुपया तक बढ़ सकता है। अब आइए आगे की बात करते हैं। अब तक ये संघर्ष कहां तक पहुंचा है? पहली बात तो ये कि ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध विराम यानी सीज फायर करने से मना कर दिया है। उसने पहले ही कहा था कि भैया, लड़ाई हमने थोड़ी न शुरू की, हम तो परमाणु समझौते पर बातचीत करने को तैयार ही थे, बातचीत की तारीख भी तय हो गई थी। लेकिन तभी इजराइल ने हमला कर दिया और बातचीत को रोक दिया। ईरान सरकार की प्रवक्ता का कहना है कि इजराइल का इरादा इस बातचीत में परेशानी डालना था। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या को लेकर कौन सी चौंकाने वाली बात कही है उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आम जनमानस के हाल को देख लेते हैं। शुरुआत में इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार हमला किया। इसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल में धुआं कर दिया। लगातार तीसरे दिन भी गोलीबारी जारी रही। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अब तक कम से कम 224 लोगों की मौत हो गई है और इसमें लगभग 90% ईरान के ही नागरिक हैं। घायलों की संख्या 1400 से ज्यादा है। ईरान में इजराइल ने 70 महिलाओं और बच्चों को मारा है, जबकि ईरान की राजधानी में ही मलबे के नीचे 10 से ज्यादा बच्चे दबे हैं जिन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका है। यहाँ एक बात और समझने वाली है। इजराइल बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने आम जनमानस को निशाना नहीं बनाया, मगर ईरान ने इस दावे को गलत बताया है। ईरान का कहना है कि इजराइल लगातार रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है और उसने जो सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया ये झूठा है। अल जजीरा के अनुसार इजराइल में कम से कम अब तक 13 लोग मारे गए और 380 से ज्यादा घायल हैं। अल जजीरा ने यह भी बताया कि इजराइल ने ईरान पर अपने हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। राजधानी तेहरान के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों में भी हमला किया गया है। ईरान की खुफिया संगठन के प्रमुख मोहम्मद काजमी और 2 अन्य जनरल भी मारे गए हैं। इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि उत्तरी इजराइल के हाइफा सहित अन्य स्थानों पर ईरानी हमलों में कम से कम 8 लोग घायल हुए। इजरायली नागरिक विमानों की उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इजराइल के ही सेना प्रमुख का कहना है कि हम ईरान पर और ज्यादा हमले करेंगे। अभूतपूर्व अभियान चल रहा है और इसका लक्ष्य है इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरान के खतरों को बड़ा झटका देना। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस समय ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष में शामिल नहीं है और दावा किया है कि दोनों देश जल्द ही शांति की राह पर आएंगे। ईरान ने दावा किया है कि राजधानी तेहरान में इजराइल द्वारा किए गए 3 हमलों में 73 महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। आवासीय परिसर में 20 बच्चे मारे गए, कई अन्य मलबों में फंसे हुए हैं। उधर ईरान ने यानी ईरान की सेनाओं ने इजरायली जनता से अपील किया है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आसपास न रुकें, न ही यात्रा करें। यानी ईरान की सेना इजराइल की जनता से कह रही है कि महत्वपूर्ण जगहों से हट जाइए, हमला हो सकता है, आपकी जान हमें नहीं लेनी है। इजरायली सेना ने बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने मध्य ईरान में मिसाइल स्थलों को निशाना बनाकर सीरीज में हवाई हमले किए हैं। साथ ही ईरान के समाचार एजेंसी ने IRGC खुफिया प्रमुख की हत्या की पुष्टि कर दी है। उधर एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, यानी इजराइल भौकाल पर भौकाल
बना रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के मुखिया नेतन्याहू जिस तरह की बातें कह रहे हैं वो अलग ही कहानी प्रस्तुत करती है। दरअसल फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की नेता के रूप में खूब सारी तारीफ की और कहा कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक हत्या करवाना चाहता है। नेतन्याहू से पूछा गया कि पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप पर जो 2 जानलेवा हमले हुए, क्या आपके पास कोई ऐसा इंटेल है, कोई सबूत है क्या कि वो हमले ईरान ने करवाए थे? तो नेतन्याहू कहते हैं कि हाँ, अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से ईरान ने यह करवाया होगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत मजबूत नेता हैं, ये हैं वो हैं, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए ईरान उन्हें मारना चाहता है। अब नेतन्याहू के इस बयान को लेकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नेतन्याहू हार की कगार पर पहुंच गए हैं, मुंह छुपाए नहीं बन रहा है, इसलिए कुछ भी बोलकर डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध में उतारना चाहते हैं, यानी अमेरिका का खुल्लम खुल्ला साथ चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने ट्रंप को ईरान के खिलाफ यानी अमेरिका को ईरान के खिलाफ भड़काने का बयान देना शुरू किया है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा कि नेतन्याहू अब बौखलाने लगा है, अनर्गल प्रलाप करने लगा है, कह रहा है कि ईरान ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। उसकी इन बातों पर कौन भरोसा करेगा? कोई नहीं। दरअसल उसने सोचा नहीं था कि ईरान उसके हमले का ऐसा करारा जवाब देगा। अब दांव उल्टा पड़ने लगा है तो इस तरह के आरोपों पर उतर आया है। यानी वही बात जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि जब खुद की लड़ाई में पिछड़ने लगे तो ट्रंप से कह रहे हैं कि देखिए ईरान आपको मारना चाहता है, इसलिए आप हमारा साथ दीजिए, इससे पहले कि ईरान आपको निपटा दे, आइए हम दोनों मिलकर ईरान को निपटाते हैं। फॉक्स न्यूज के ही एक पत्रकार ने इजराइल में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि पिछले 7 साल से हम यहाँ मौजूद हैं, हमने बहुत सारे रॉकेट अटैक देखे, हमास की तरफ से, इस्लामिक जिहाद की तरफ से, गजा, हिजबुल्ला, हर तरफ से, हर जगह से हमले देखे, मगर ईरान के हमले के बाद इजराइल की जो हालत है ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकन मीडिया बोल रहा है कि इजराइल कई साल से युद्ध में है मगर अभी जो हाल है उसका ऐसा कभी नहीं देखा गया। पत्रकार बार बार दावा कर रहा है कि यमन की हूती से लेकर तमाम इजराइल के विरोधियों ने हमले किए मगर इजराइल का ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। और साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि इस वक्त इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिकी न्यूज चैनल के पत्रकार ने इजराइल में भयंकर तबाही की कई और घटनाओं का जिक्र किया। इस पर पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा लिख रहे हैं कि अब तो अमेरिकी मीडिया भी कह रही है कि इजराइल अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए कभी अपनी लड़ाई दूसरों के भरोसे नहीं लड़नी चाहिए। इजराइल अमेरिका के भरोसे था और लगता है ट्रंप ने नेतन्याहू को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया है। मगर इन सब के बावजूद इजराइल उत्तरी गजा में फिर से बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है और फिलिस्तीनियों के घरों को उजाड़ रहा है। यानी एक तरफ हालत खराब है, खस्ता है, अस्तित्व की लड़ाई है, दूसरी तरफ दूसरों के अस्तित्व को मिटाने का खेल भी चल रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगा लिया है और अब वो लगातार हमले कर रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ईरान के हमलों के बाद इजराइल के प्रतिष्ठित वेज़मेन संस्थान में कैसी तबाही मची है। यह संस्थान इजराइल के सैन्य प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़ा हुआ है जो कि AI और उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में कार्य करता है। उधर ईरानी रेडियो पर और टेलीविजन पर मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा है कि हम अभी भी संयम बरत रहे हैं और वैश्विक अराजकता से बचने के लिए हमने अभी अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया है। यानी हमारे पास बहुत क्षमता है, बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि हम उस लेवल तक जा सकते हैं कि हम अपने नए हथियारों का उपयोग करें। यानी ईरान इजराइल को खुलेआम चेतावनी दे रहा है, धमका रहा है कि हम अभी भी संयम बरत रहे हैं, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने नए हथियारों का उपयोग भी करेंगे। उधर इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्र को नष्ट करने के लिए हमले में अमेरिका से आधिकारिक तौर पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। और आप तो जानते ही हैं ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि भैया इस लड़ाई में हमारा कोनो लेना देना नहीं है। शायद इतना सुनने के बाद ही नेतन्याहू डिस्टर्ब हुए और कहने लगे कि ईरान तो ट्रंप को ही मारना चाहता है। उधर ईरान की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु अटैक करेगा। ईरान के बड़े अधिकारी मोहसिन ने दावा किया है कि अगर इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो बदले में पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। एक इंटरव्यू में जब ईरानी अधिकारी से पूछा गया कि अगर इजराइल ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो आप क्या करेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। उधर द क्रेडल नाम की ऑनलाइन न्यूज मैगजीन जो कि पश्चिम एशियाई जियोपॉलिटिक्स को कवर करती है, इसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ईरान को लेकर दशकों पुराने सपने को खोलकर सामने रख दिया है। अभी 2 दिन पहले ही नेतन्याहू ने ऐलान किया और इस ऐलान में ईरान की जनता को भड़काने की कोशिश की ईरान की सत्ता के खिलाफ। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानियों उठकर खड़े हो जाओ, अपनी आवाज बुलंद करो, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान का शासन इतना
कमज़ोर कभी नहीं था, ये आपका टाइम है। यानी नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान की जनता जिस पर वो बमबारी करके उन्हें मार रहे हैं, वो नेतन्याहू की बातों पर भरोसा कर लें, इनकी बातों में आ जाएं और अपनी सत्ता के विरुद्ध खड़े हो जाएं। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तान कहे कि भारत की जनता तुम अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ। क्या ये कभी संभव है? यह एक बात और समझने वाली है। एक तरफ ईरान है जो इजराइल की सत्ता से अपील कर रहा है कि आप ऐसे स्थानों पर मत रहिए जहां हमला हो सकता है, यानी सैन्य ठिकानों के आसपास और उससे जुड़े अन्य स्थानों के आसपास रहने से और यात्रा करने से बचिए ताकि आम जनमानस को नुकसान न हो। दूसरी तरफ इजराइल पर यह आरोप लग रहा है कि वो खुद ही रिहायशी इलाकों से मिसाइलें छोड़ रहा है ताकि उन्हीं स्थानों को चिन्हित करके ईरान हमला कर दे, पलटवार कर दे, इजराइल का आम जनमानस मारा जाए और फिर दुनिया भर में ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाए। कुछ ऐसा ही कांड पाकिस्तान भी कर चुका है। हमलों के दौरान भी उसने अपने हवाई जहाज नहीं रोके पूर्व में ताकि दुश्मन की गलती से कोई जहाज, आम जनता वाला जहाज निशाने पर आ जाए, आम जनता मारी जाए और विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। यानी एक तरफ ईरान इजराइल की जनता से अपील कर रहा है कि अपनी जान बचाइए, जहां हमला हो सकता है उन जगहों पर मत रहिए, उसके आसपास मत रहिए, और दूसरी तरफ इजराइल के नेतन्याहू ईरान की जनता से कह रहे हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। द क्रेडल के लिए कासिम ने लिखा है कि नेतन्याहू सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना ही नहीं चाहते हैं बल्कि इससे ज्यादा कुछ चाहते हैं। क्या ज्यादा चाहते हैं? थोड़ी देर सुनिए। कासिम ने लिखा है कि अभी जो युद्ध है इसमें नेतन्याहू को लग रहा है कि वो ईरान के इस्लामिक गणराज्य को गिरा सकते हैं। अपने इस लेख में कासिम लिख रहे हैं कि 1990 के दशक से ही, यानी 35 साल पहले से ही बेंजामिन इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना है और उसके माध्यम से अपने देश को यह दिखाना है कि ईरान हमारे लिए खतरा था, परमाणु शक्ति बन जाता तो और बड़ा खतरा होता, देखो हमने उसे रोक लिया, यानी इजरायलियों तुम्हें बचा लिया। इस लेख के अनुसार जब अमेरिका ने फिलिस्तीन के साथ शांति समझौते की बात की पूर्व में, तब भी नेतन्याहू ने इसका विरोध किया। जब ईरान का मामला चर्चा में नहीं था तब भी नेतन्याहू के लिए यह महत्वपूर्ण था, वो बार बार इसे छेड़ा करते थे। 2000 के दशक में ही नेतन्याहू बार बार ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में अपनी सत्ता को चेतावनी देते थे। उस वक्त के इजरायली प्रधानमंत्री इस मामले को अंतरराष्ट्रीय समस्या के रूप में देखते थे, मगर नेतन्याहू इसे एक तरफा टकराव के रूप में चाहते थे। यानी नेतन्याहू हमेशा से ये प्रयास करते रहे कि यहूदी इतिहास पर वो अपनी छाप छोड़ लें और उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाए जिसने ईरान के परमाणु खतरे को बेअसर कर दिया। साल 2010 तक ही नेतन्याहू और उस वक्त के रक्षा मंत्री ने इजरायली सेना को यह आदेश दे दिया था कि ईरान की परमाणु स्थलों और वैज्ञानिकों की हत्या करने की तैयारी रखो, यानी हत्या करते रहो। बाद में यह अभियान इसलिए रोका गया क्योंकि प्रमुख नेताओं ने, इजराइल के प्रमुख नेताओं ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इजराइल के पास अमेरिका के समर्थन के बिना ईरान पर हमला करने की सैन्य क्षमता नहीं है। यानी इस बात की चर्चा बहुत पहले से होती रही है कि इजराइल अमेरिका के सपोर्ट के बिना ईरान पर हमला करके जीत नहीं पाएगा और आज शायद वैसी ही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। बाद में तत्कालीन ओबामा प्रशासन ने कूटनीतिक रस्तों को अपनाया और ईरान के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। ये चीज नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं हुई, अच्छी नहीं लगी, वो भड़क गए, मगर फिर भी ईरान के ऊपर बमबारी करने का सपना छोड़ा नहीं, हल्का नहीं होने दिया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी नेतन्याहू ये प्रयास जारी रखते हैं, यानी दुनिया को ईरान के खिलाफ करने की कोशिश जारी रखा। नेतन्याहू ने अपनी सेना को बिना किसी बाहरी सहायता के ईरान पर हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और कहा कि दुनिया के एकमात्र यहूदी देश का भाग्य अजनबियों के हाथ नहीं छोड़ा जा सकता, उनके भरोसे नहीं सौंपा जा सकता, भले ही वो हमारे सहयोगी ही क्यों ना हो। यानी नेतन्याहू का हमेशा से यह प्रयास था कि इजराइल अपने दम पर ईरान को मुट्ठी में कर सके और उसे हरा सके, उसे अमेरिका या किसी अन्य की सहायता के भरोसे न रहना पड़े। मगर आज स्थिति उल्टी नजर आती है। नेतन्याहू को ट्रंप की चाटुकारिता करनी पड़ रही है, ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काना पड़ रहा है और यहां तक कहना पड़ रहा है कि देखिए ईरान आपको मार देगा, आपको मारना चाहता है, आपको मरवाने की कोशिश कर चुका है। आगे इस लेख में लिखा गया है कि बाद में इजराइल ने टारगेटेड तरीके से ईरान में हत्या और साइबर हमलों को बढ़ावा दिया और इसी के तहत ईरान के टॉप के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन को साल 2020 में हत्या कर दी गई। नेतन्याहू लगातार इजराइल ईरान टकराव के सूत्रधार बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर उनका यह प्रयास है कि वो यहूदी इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण नेता के रूप में पहचान पा जाएं। मगर सवाल यह है कि क्या यहूदियों को बर्बाद करके दूसरों के भरोसे जंग में उतर के नेतन्याहू ये ख्याति प्राप्त कर पाएंगे? ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर भी इस लेख में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। इजरायली थिंक टैंक और रणनीतिक योजनाकारों ने लिखा कि उनका दीर्घकालिक यानी लंबे समय का लक्ष्य यह है कि ईरान में इस्लामी गणराज्य खत्म हो और उनकी दोस्ती
दोस्ताना सरकार बने, यानी अपना पिट्ठू बिछाना चाहते हैं ये लोग। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अधिक उम्र को लेकर दावा करते हैं कि व्यवस्था उनकी उम्र की वजह से कमजोर हो गई है और अभी के हमलों को इजराइल यानी तेल अवीव एक ऐतिहासिक शुरुआत के रूप में देखता है और युद्ध अब जमीन से लेकर हवा तक शुरू हो चुका है। पहली बार इजराइल ने खुलेआम ईरानी क्षेत्रों में हमला किया है और बदले में जवाबी हमला हुआ है। पश्चिमी देश इजराइल के लिए आगे आए हैं, लेकिन गति बहुत धीमी है इनकी। इजराइल को लगा कि वो ईरान की प्रतिक्रिया को झेल पाएगा, इस्लामी गणराज्य में दरार डाल पाएगा, यानी ईरान की सरकार को हिला पाएगा और आने वाले वक्त में पश्चिम एशियाई पावर के समीकरणों को अपने हिसाब से तैयार कर पाएगा। तो सवाल बार बार ये पूछा जाना चाहिए कि क्या इराक की तरह परमाणु हथियारों या इस तरह के अन्य हथियारों का बहाना लेकर ईरान को बर्बाद करने की साजिश रची गई? क्या इस साजिश में अमेरिका जैसे तमाम देश शामिल हैं? उन्होंने पहले नेतन्याहू को लगा के युद्ध में उतार दिया और क्या अब पीछे हट गए? जब ईरान बातचीत को तैयार था तो फिर समय से पहले ही इजराइल ने हमला क्यों किया? किसके इशारे पर किया? क्या यह बात सच है कि इजराइल ईरान और अमेरिका का समझौता नहीं चाहता है, यानी अपना एक दुश्मन अपने एक दोस्त से मेलजोल न कर ले, इससे पहले ही अपने दुश्मन पर हमला कर दो और क्रेडिट ले लो कि हमने बर्बाद कर दिया, हमने अपने दुश्मन को मिटा दिया? बहरहाल युद्ध बर्बादियों के सिवाय कुछ लाता नहीं है और राजनीतिक नेता हमेशा अपनी कुर्सी के लिए आम जनमानस को, सैनिकों को, देश को युद्ध की आग में झोंक कर अपनी रोटी सेकते आए हैं। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।